नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस के एक और नए सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस में हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन यानी पुस्तकालय वर्गीकरण पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने पुस्तकालय वर्गीकरण यानी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की 3 वीडियो अपलोड कर दी हैं, जिसमें हमने 150 प्रश्न कवर कर लिए हैं। आज हम 151 नंबर से स्टार्ट करेंगे और ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी जो 17 फरवरी को लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड की जो भर्ती होने वाली है, परीक्षा होने वाली है, तो उसके लिए ये जो बहुत ही है महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न साबित होने वाले हैं। तो आप इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ते चलिएगा और मैं हमेशा क्लास के बीच में भी बोलता हूं कि आप इनके नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपको यूट्यूब पर या और कहीं भी मिलने वाले नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही स्टडी करके ये प्रश्न बनाए गए हैं। बीलिब, एमलिब, डीलिब की जो किताबें हैं, कोर्स की किताबें हैं, उनमें से ये प्रश्न बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल से ये प्रश्न बने हैं। तो आपको ये सुविधा मिल रही है तो इनको बहुत ही ध्यान से पढ़िए और नोट्स बनाइए, बार बार इनको रिपीट करिए। शब्दावली थोड़ी मुश्किल है, मैं हमेशा से बोलता हूँ पुस्तकालय साइंस के या पुस्तकालय विज्ञान की जो अपने शब्दावली है वो थोड़ी मुश्किल है, तो इनको बार बार आप रिपीट करेंगे फिर ही ये समझ में आएंगी, प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे, फिर ही आप उनका उत्तर है जो सही टिक कर पाएंगे। तो शब्दावली को अच्छे से पढ़ने के लिए आप इनको दोबारा दोबारा रिपीट करिए। तो आज की वीडियो जो है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की 4th वीडियो होने वाली है। इसके बाद में 1-2 वीडियो और बनेंगी, जिसके बाद में ये टॉपिक है जो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम लाइब्रेरी कैटलॉग पढ़ने वाले हैं, तो पुस्तकालय सूचीकरण, वो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और लाइब्रेरी कैटलॉग, ये जो 2 टॉपिक हैं, ये बिल्कुल मान के चलो आप लाइब्रेरी साइंस की जड़ है। तो इनको अगर आपने समझ लिया ना, तो मान के चलो लाइब्रेरी साइंस का आपने जो 50 से 60% तक जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास और चलते हैं नोटपैड स्क्रीन पर। आज के लिए पहला प्रश्न है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, कोलन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था? तो कोलन क्लासिफिकेशन का जो प्रथम संस्करण है वो सन 1933 में प्रकाशित किया गया था। यानी यहां पर आप देख पा रहे हैं बी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। 1933 में कोलन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, कोलन क्लासिफिकेशन के 7वें संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था? तो कोलन क्लासिफिकेशन का जो 7वां संस्करण था वो 1987 में प्रकाशित किया गया था। यानी बी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, हम छोटी वीडियो में ही बहुत ज्यादा से ज्यादा हम प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप नोट डाउन करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए और दोबारा भी आप इनको रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम ज्यादा से ज्यादा कोलन क्लासिफिकेशन के प्रश्नों को ही सॉल्व करने वाले हैं। तो कोलन क्लासिफिकेशन जो है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे 17 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन का, तो उसके लिए ये प्रश्न जो है बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, कोलन क्लासिफिकेशन के अब तक कितने संस्करण जो है वो प्रकाशित हो चुके हैं? तो कोलन क्लासिफिकेशन के जो अब तक संस्करणों की कुल संख्या है वो 7 है। यानी ए ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। अब तक 7 जो संस्करण है वो प्रकाशित है कोलन क्लासिफिकेशन के हो चुके हैं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, रंगनाथन परिणीत वर्गीकरण पद्धति को कोलन क्लासिफिकेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि, यानी क्या कारण है कि इसको कोलन क्लासिफिकेशन कहा जाता है? तो इसका जो मुख्य कारण है वो ऑप्शन यहां पर सी आपका सही हो जाएगा। प्रथम जो संस्करण था उसमें केवल कोलन का ही प्रयोग जो है वो सभी पक्षों के लिए किया गया था। इसका नाम जो है इसीलिए कोलन क्लासिफिकेशन पड़ा है। मुख्य कारण जो है ये है इसका। तो सी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, कोलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में सर्वप्रथम मूलभूत श्रेणियों की अवधारणा सम्मिलित की गई? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहां पर बी सही हो जाएगा, तीसरे संस्करण में। यानी तीसरे संस्करण में इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मुख्य वर्ग के ऐसे उपविभाग जिनका विभाजन एक ही विषय विशेषता के आधार पर न करके परंपरागत विभाग के अनुसार किया गया हो उसको क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहां पर डी आपका सही हो जाएगा। परंपरागत वर्ग या कैनोनिकल क्लास इनको कहा जाता है। डी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, कोलन क्लासिफिकेशन के संस्करण 6 में पारंपरिक मुख्य वर्गों को किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहां पर बी सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। बड़े रोमन अक्षर या फिर रोमन कैपिटल्स में इनको दर्शाया गया है, तो बी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है 158 नंबर, कोलन क्लासिफिकेशन के संस्करण 7 में
पूर्ववर्ती सामान्य एकलों को दर्शाने के लिए किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहां पर बी सही हो जाएगा। डबल इन्वर्टेड कोमा, यानी डबल इन्वर्टेड कोमा। आगे जो इनके हैं साइन है ये आप दिए गए हैं, ये आप देख लें। सिंगल इन्वर्टेड कोमा इस प्रकार से होती है, डबल इन्वर्टेड कोमा इस प्रकार से होती है, कोमा जो नीचे वाली साइड में लगती है इस प्रकार से होती है। तो ये आप ध्यान में रख लें थोड़ा, क्योंकि इन चिन्हों का हमें आगे ज्यादा से ज्यादा जो है प्रयोग करना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डबल इन्वर्टेड कोमा। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कोलन क्लासिफिकेशन के संस्करण 7 में अंकन की पद्धति हेतु प्रयुक्त योजक चिन्हों की संख्या बताइए। यानी कितने योजक चिन्ह हैं, अंकन की पद्धति हेतु प्रयुक्त जो योजक चिन्ह हैं उनकी संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहां पर आपका डी सही हो जाएगा, 14 है। योजक चिन्ह जो है कितने हैं? 14 है। डी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 160, कोलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में ग्रीक अक्षर डेल्टा जो क्या है ग्रीक अक्षर है, ये आप ध्यान में रखिए, का प्रयोग किया गया है? किस संस्करण में किया गया है? तो ये तीसरे संस्करण में किया गया है। यहां पर डी ऑप्शन आपका दूसरे संस्करण में, सी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। दूसरे संस्करण में इसका प्रयोग किया गया है डेल्टा का। सी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलन क्लासिफिकेशन के में प्रभावी दशक हेतु कितने वर्षों का प्रयोग किया जाता है? प्रभावी दशक हेतु कोलन क्लासिफिकेशन में कितने वर्षों का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, 20 वर्ष का प्रयोग किया जाता है। कितने का? 20 वर्ष का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 162, पब्लिक एवं प्राइवेट टाइम की अवधारणा किसने प्रारंभ की? पब्लिक एवं प्राइवेट जो है टाइम की अवधारणा किसने प्रारंभ की? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहां पर आपका बी सही हो जाएगा, डॉक्टर SR रंगनाथन ने। पब्लिक एवं प्राइवेट टाइम की जो अवधारणा थी उसको डॉक्टर SR रंगनाथन ने जो है शुरू किया था। तो बी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है 163 नंबर, रंगनाथन के अनुसार किस मूलभूत श्रेणी की पहचान सर्वाधिक कठिन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहां पर आपका सी सही हो जाएगा, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी की जो पहचान है वो सर्वाधिक कठिन है डॉक्टर SR रंगनाथन के अनुसार। तो सी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न 164 नंबर, कोलन क्लासिफिकेशन में रिक्तकारी विधि का प्रयोग निम्नलिखित में से किस हेतु किया जाता है? रिक्तकारी विधि का जो प्रयोग है वो कोलन क्लासिफिकेशन में किस हेतु किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहां पर बी सही हो जाएगा, पंक्ति में ग्राह्यता हेतु। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप बहुत ही ध्यान से पढ़ती चलेगा। तो पंक्ति में ग्राह्यता हेतु जो है वो कोलन क्लासिफिकेशन में रिक्तकारी विधि का जो प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 165, वर्गांक संख्या 22, 46, 51 पॉइंट इसको इस तरीके से पढ़ना है, दोबारा से मैं इसको पढ़ूंगा। वर्गांक संख्या 22 सेमीकोलन 46 कोलन 51.44 में अंक 46 किसका प्रतिनिधित्व करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहां पर आपका सी सही हो जाएगा, यानी पदार्थ। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैटर, यानी वर्गांक संख्या 22 सेमीकोलन 46 कोलन 51.44 में जो 46 जो है वो पदार्थ का यानी मैटर का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहां पर सी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्तकारी अंक की अवधारणा निम्नलिखित में से किसको आसान बनाती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पंक्ति में अंतर्वेशन हेतु। पंक्ति में अंतर्वेशन को रिक्तकारी अंक की अवधारणा जो है वो आसान बनाती है। तो बी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 167 है, कोलन क्लासिफिकेशन में इनमें से कौन सी सारणी दी गई है? कोलन क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सी सारणी दी गई है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स।
थोड़ा लंबा है शब्द, इसको आप ध्यान से पढ़ लें, थोड़ा अलग अलग करके पढ़ें। पहले पढ़ें पोस्टीरियोराइजिंग, पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स। ये जो सारणी है ये कोलन क्लासिफिकेशन में दी गई है, तो सी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 168 है, कोलन क्लासिफिकेशन में जॉन का सर्वाधिक उपयुक्त अनुक्रम क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहां पर डी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। जेड योजक चिन्ह ए, Z0, Z1 या ZA, तो डी ऑप्शन सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 169 है, कोलन क्लासिफिकेशन में मुख्य वर्ग ओ में P3 किसको दर्शाता है? मुख्य वर्ग ओ साहित्य में, मुख्य वर्ग ओ साहित्य में P3 किसको दर्शाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहां पर ए आपका सही हो जाएगा। लेखक पक्ष यानी ऑथर फैसेट को दर्शाता है। कोलन क्लासिफिकेशन में जो मुख्य वर्ग ओ साहित्य है, ओ साहित्य में P3 है, वो किसको दर्शाता है? लेखक पक्ष यानी ऑथर फैसेट को दर्शाता है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 170, द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार राष्ट्रपति की जीवनी का वर्गांक बनाने के लिए किस पूर्ववर्ती सामान्य एकल यानी एसीआई का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन यहां पर डी सही हो जाएगा। स्मॉल y7 का प्रयोग किया जाता है, तो डी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। और कोई सुझाव या संशोधन के लिए किसी भी प्रकार का आप संशोधन चाहते हैं, या वीडियो में कोई टाइपिंग में कोई कहीं मिस्टेक है, या मैंने कहीं पर कुछ आंसर किसी का गलत बता दिया, या कोई प्रश्न गलत मैंने पढ़ दिया, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको सही करके लिख सकते हैं, या मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर आपकी गलती है। गलती हो सकती है, ऐसे नहीं मैं कहता कि मैं कोई भी प्रश्न बोल रहा हूँ, कोई भी मैं बता रहा हूँ तो वो बिल्कुल सही है। अलग अलग किताबों से स्टडी करनी पड़ती है, तो किसी किताब में कुछ थोड़ा बहुत है, किताबों में फर्क आ ही जाता है। तो आपको कहीं पर भी लगता है कि ये गलत है, तो आप बिल्कुल जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उस पर बिल्कुल हम स्टडी करेंगे और उसको जो है सही आंसर ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइब्रेरी साइंस से संबंधित इसी प्रकार की जो वीडियोस है वो मिलती रहती हैं, और जीके फैक्ट रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो भी आपको जीके ऑल कलेक्शन पर देखने को मिलती रहती हैं। चलिए लाइब्रेरी साइंस के नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।